नमस्कार दोस्तों, दिस इज तृप्ति और स्वागत है आपका थिंकपिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सीडीपी के कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बैरियर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मॉडल एंड कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, effect of heredity, meaning of environment, environmental related factors, educational effects of heredity and environment of child development। इसमें सबसे पहला टॉपिक बाल विकास के अवरोधक, बैरियर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें बाल विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। आंतरिक कारक, बाह्य कारक। आंतरिक कारक में वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक, इनका समावेश होता है। और बाह्य कारक में सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और वातावरणजन्य अन्य कारकों का समावेश होता है। देखते हैं आनुवंशिकता का स्वरूप तथा अवधारणा। आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकता का मूलाधार कोश होता है। जिस प्रकार से देखिए एक एक ईंटों को चुनकर इमारत बनती है, ठीक उसी प्रकार से कोशों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भधारण के समय माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का कोशों में मिलन होता है ताकि एक नए कोश की रचना हो सके। कोशों के केंद्रक न्यूक्लियस के कणों को गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम्स कहते हैं। मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं और जो 23 युग्मों में ये व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्रों का अस्तित्व युग्मों में होता है। मानव कोश में जो 46 गुणसूत्र और 23 युग्म होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक युग्म में से एक माँ से आता है और दूसरा पिता से, और ये गुणसूत्र आनुवंशिक सूचना को संचारित करते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में बहुत बड़ी संख्या में जीन्स होते हैं जो कि शारीरिक लक्षणों के वास्तविक वाहक होते हैं। मॉन्टेग्यू और शिलफेंड के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्रों में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स ही व्यक्ति की विभिन्न योग्यता एवं गुणों के निर्धारक होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक गुणों का जो संचारण होता है वो संचारण करने का काम जीन्स ही करते हैं। अब देखते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव। सबसे पहला शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई, ये जो है इनके निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। जैसे माता के गर्भ में युग्मज मिलकर क्रोमोसोम्स के विविध संयोजन बनाते हैं और इस प्रकार एक ही माता पिता के प्रत्येक बच्चे से विभिन्न जीन्स बच्चे में अपने अथवा रक्त संबंधियों के साथ अन्यों से अधिक समानताएं होती हैं। केवल समान अथवा मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक समान सेट के गुणसूत्र और जीन्स होते हैं क्योंकि वे एक ही युग्मज के द्विगुणन से बनते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा गोरा ही होगा, किंतु यदि माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे काले ही होंगे। इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से चले आते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रभावशाली एवं सुंदर हो सकता है एवं अन्य बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक है। जैसे शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। असंतुलित शरीर, मोटापा, कम ऊंचाई, शारीरिक असुंदरता, यह बालक के असामान्य व्यवहार के कारण होते हैं। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
शारीरिक लक्षणों के वाहक जिन प्रखर तथा प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की अंधता अथवा किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। एक दादी और माँ स्वयं रंग अंधता से ग्रस्त हुए बिना किसी नर शिशु को यह स्थिति हस्तांतरित कर सकती है, और ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में यह प्रतिगामी मतलब कि रिसेसिव होती है। जीन्स जोड़ों में होते हैं। यदि किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होंगे तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों को पहचानने की अंधता। यदि एक जीन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। प्रतिगामी जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा और यह अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, या फिर किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होता है। जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि आँखों का रंग, उन्हें समलक्षणी या फिर फिनोटाइप्स कहते हैं। फिनोटाइप्स। अगला है प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते। जो अभिलक्षण आनुवंशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचारित हो जाते हैं परंतु वे प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें समजीनोटाइप मतलब कि जीनोटाइप कहते हैं। अगला है आनुवंशिकता का प्रभाव में बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। जिस बालक की सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, एडजस्ट करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। गोडार्ड का यह मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यंतिक क्रोधित या भयभीत रहता है, यदि उसमें ईर्ष्या या वैमनस्यता की भावना अधिक होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुद्धि की श्रेष्ठता प्रजाति के कारण भी होती है। अब देखते हैं वातावरण। सबसे पहले वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों परि एवं आवरण के मिलने से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकना। इस प्रकार वातावरण अथवा पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर घेरने वाला, जैसे प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ ये है और यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है, जो अभी हमने देखा है, उतना ही वातावरण का भी है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। वातावरण संबंधी कारक। सबसे पहला है सामाजिक कारण, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक और भौतिक कारक। वातावरण में ये सब तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक अनेक प्रकार की घटनाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके विकास को प्रभावित करती है। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। यदि माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की आशा कैसे की जा सकती है, और यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा न होगा तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। वैसे ही जीवन की जो दुर्घटनाएं हैं उनका भी बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषण, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारण भी बालक के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित
करते हैं। कोई बच्चा अपने माता पिता की आनुवंशिकी से जो भी वंशानुक्रम में ग्रहण करता है उसे हम प्रकृति समझते हैं, जबकि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं। परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसव पूर्व स्तर जब भ्रूण माता के गर्भाशय में होते हैं तो आंतरिक अथवा बाह्य कारक जैसे कुछ वैध अथवा अवैध नशीले पदार्थ, अल्कोहल अजन्मे शिशु के लिए हानिकारक हो सकते हैं। माँ की पौष्टिकता, रोग और संवेगात्मक तनाव भी भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जन्म के बाद अनेक प्रकार के परिवेशीय कारक एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने के लिए क्रियाशील होते हैं। इनमें बच्चे के घर का परिवेश, उसके पारिवारिक सदस्यों और स्कूल एवं आस पड़ोस के संबंध इत्यादि की प्रमुख भूमिका होती है। वातावरण के प्रमुख कारक है जो कि मैंने अभी बताया, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक कारक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ आती हैं। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता। ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होता है, जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े या फिर आक्रामक स्वभाव के होते हैं। दूसरा है सामाजिक कारक, सोशियल फैक्टर्स। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारंपरिक अंतरक्रिया और संबंध आदि ऐसे जो बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक बौद्धिक विकास को किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रभावित करते हैं। अगला है आर्थिक कारक। अर्थ मतलब कि धन, इससे न केवल सुविधाएं प्राप्त होती है बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती हैं जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। धनहीन व्यक्ति में असुविधा के अभाव में हीन भावना विकसित हो जाती है जो विकास के मार्ग में बाधक होती है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और अंत में सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। खाने का ढंग, रहन सहन का ढंग, पूजा पाठ का ढंग, समारोह मनाने का ढंग, संस्कार का ढंग आदि हमारी संस्कृति है। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है उनका विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है उस समाज का विकास संभव नहीं है। आगे देखते हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण के बाल विकास पर प्रभाव के शैक्षिक महत्व क्या है। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। आनुवंशिकता और परिवेश परस्पर इस प्रकार गूंथे हुए हैं कि इन्हें पृथक करना असंभव है और बच्चे पर प्रत्येक परस्पर अपना प्रभाव डालता है। इसलिए व्यक्ति के विकास की कुछ सार्वभौमिक विशेषताएं होती हैं और कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। आनुवंशिकता की भूमिका को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। हमें हमेशा यह प्रश्न सुनने को मिलता है कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण। यह प्रश्न पूछना यह पूछने के समान है कि मोटर कार के लिए इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल। जिस प्रकार मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल का समान महत्व है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का समान महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है, यह एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। इसी प्रकार बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता है। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध होता है, उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का भी संबंध होता है। बालक क्या है,
क्या कर सकता है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव में निहित है। इनकी जानकारी का प्रयोग कर शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक को समझकर ही उसे दिशा निर्देश दिया जा सकता है। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालकों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक जैसा नहीं होता। शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है और जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। आनुवंशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो आज हमने आनुवंशिकता एवं वातावरण के बारे में जानकारी ली है। तो चलिए चलते हैं आज की अभ्यासमाला की तरफ। पहले 2 प्रश्न, इनके जवाब मैं आपको दूंगी। तीसरा, चौथा और 5वें प्रश्न के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। तो इसका सही उत्तर है आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। दूसरा प्रश्न है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक। तो इसका सही उत्तर है स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। 5वां प्रश्न है, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व है वंशानुक्रम, वातावरण। केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थिंक बिग। थैंक यू।